अपनी कर्म भूमि में, जहाँ मैंने अपने घुटने फोड़े, जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की, अपने ही लोगों के बीच बात रखना बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं बात एक कविता से शुरू करूँगा। ये कविता इसलिए क्योंकि इस कविता के मर्म को आप अगर समझ जाएँगे, तो आप जानेंगे कि बस्तर पर काम करना मैंने क्यों आरंभ किया और आज जो संदर्भ मैं लेकर के आया हूँ, वो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप अपने बस्तर को कितना जानते हैं, आप अपने दंतेवाड़ा को कितना जानते हैं, क्या आप उसके इतिहास को जानते हैं, समाजशास्त्र को जानते हैं? हाँ या नहीं का आपका उत्तर ये तय करेगा आपके भीतर के मंथन में कि आप क्यों नहीं जानते, आपको क्यों जानना चाहिए। कविता की पंक्तियां हैं, दिल्ली से बस्तर दिखता है, दिल्ली से बस्तर दिखता है। मैंने बोया था लेमू मगर साथिया उसको कद्दू बता करके छापा गया। घर में मूसा घुसा था मगर देख ले उसको हाथी समझ करके नापा गया। जब से कोदों के खेतों में बंदूक है, सांस लेना भी अपनी खबर बन गई। हम डकारे तो मुंह में घुसे कैमरा। अपनी अपनी उत्सुकता है, दिल्ली से बस्तर दिखता है। कैसी मड़ई, कैसी कुकड़ा लड़ाई, चल रे संगी अंधेरा घना छा रहा, उससे नहीं डर है मुझको मगर। राहों में भेड़िए भिड़ गए जो कहीं, आखिरी रात ही ये हमारी न हो। फिर तो ऐसे ही बनेगी खबर देखना जिससे अखबार दुनिया में बिकता है। दिल्ली से बस्तर दिखता है। मैं यहाँ बचेली से पढ़कर जगदलपुर से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर जब भोपाल गया, हॉस्टल में मेरी रैगिंग हो रही। वो दौर था, उस दौर में नक्सलवाद इतना बड़ा परिचित शब्द नहीं था। जब रैगिंग हो रही थी तो छात्र ने मुझसे पूछा कहां से आए? मैंने कहा बस्तर से। आधे छात्रों को पता भी नहीं था कि बस्तर कहाँ है। एक पढ़ा लिखा ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, बोला बस्तर से आया, कपड़े पहने हो। बस्तर की पहचान वो थी। और आज जब दिल्ली में मैं किसी को बताता हूं कि हाँ मैं बस्तर से आया हूं, मैं दंतेवाड़ा से आया हूं, तो मेरे चेहरे पर वो नक्सलवादी भूरता है। 2001 से 2005 के बीच जब बस्तर का माहौल बुरी तरीके से परिवर्तित हो रहा था, उस दौर में दिल्ली के अखबार लगातार कुछ न कुछ बस्तर के बारे में छाप रहे थे और मैं एक पाठक होने के नाते उन अखबारों की सुर्खियों को पढ़ पढ़कर, एडिटोरियल्स को पढ़ पढ़कर बार बार ये महसूस कर रहा था कि ये तो झूठ है। ये तो एक ऐसे किस्म का नैरेटिव है जिसको बस्तर में रहकर न तो मैंने देखा, न तो मैंने जाना, न तो मैंने महसूस किया। लेकिन हर बार, हर समय हम सबको यह महसूस होता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हर बार हम सबको लगता है कि आवाज हम क्यों उठाए, कोई तो होगा जो हमारी आवाज उठाएगा। वो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, हम सब इंतजार करते हैं कि कोई तो होगा जो आवाज उठाएगा। और मैं भी वो प्रतीक्षा करता रहा और अखबार रोज बरोज बारूद उगलते रहे। और मेरे दिमाग के भीतर जब ये विस्फोट हद से ज्यादा हो गए, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो वो राजीव रंजन जो सिर्फ कविताएं और कहानियां लिखकर खुश था, क्योंकि कविताएं कहानियां तालियां भी तोड़ती हैं। मैं आज आपको 2, 4, 10 तालियां सुनाऊंगा, मुझे उतनी तालियां मिलेंगी जितनी कि मैं आपको अपनी व्यथा सुना रहा हूं उस पर नहीं मिलेगी। भीतर ही भीतर इस व्यथा से महसूस करने के बाद जो एक साहित्यकार होता है, वो जब मेरे भीतर का जागा और मुझे लगा कि नहीं इस विषय पर मुझे ही लिखना चाहिए, तो मैंने बस्तर पर काम करना आरंभ किया। मैं जिस भी विषय को स्पर्श करता बस्तर में आकर, मुझे वो नया लगता। मैं जब देखता कि उसके पीछे का संदर्भ क्या है, तो संदर्भ गायब। बस्तर के भीतर कुछ गिनी चुनी पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि बस्तर पर केंद्रित उपन्यास न के बराबर है, बल्कि आमको बस्तर, बस्तर का आरंभिक उपन्यास है जिसका लेखक मैं हूं और इस बात का मुझे गर्व। मैं बस्तर के इतिहास में से वो कुछ मोती आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिनसे शायद आप में से बहुत से लोग अनभिज्ञ होंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस दंतेश्वरी मंदिर से हमारे दंतेवाड़ा की पहचान है, इस जिले का नाम है, वो लगभग 22 वर्षों तक अरब मुसलमान सैनिकों के संरक्षण में रखी गई थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए 22 वर्षों तक यहाँ अरब मुसलमान सैनिकों की टुकड़ी छोड़ रखी थी, जिन्होंने निरंतर हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी देवी देवताओं पर और मां दंतेश्वरी पर एक बदलाव लाने का प्रयास किया गया था। बल्कि अंग्रेज जानते थे कि संस्कृति पर चोट करना गुलामी की ओर एक पूरे के पूरे क्षेत्र को बढ़ा देता है।
पूरे के पूरे क्षेत्र को गुलाम बना देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोग वो सब कुछ बर्दाश्त कर ले जिसकी तरफ उनको धकेला जा रहा है। यही दंतेवाड़ा परिक्षेत्र और यहां का एक नायक था हिड़मा माझी। हम सब बस्तर क्षेत्र के गिने चुने नायकों के नाम जानते हैं। सोचिए कि क्यों केरल से भी बड़े परिक्षेत्र का बस्तर संभाग, जिसके भीतर ये 7 जिले हैं, इसके भीतर इतने बड़े बड़े नायक हुए हैं। आप देखें कि इतना बड़ा परिक्षेत्र, इतना बड़ा नायक, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि उनके बारे में, उनका जीवन परिचय जानने के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हिड़मा माझी, जिसने जिस तरीके से अरब मुसलमान टुकड़ी का सामना किया, आज हम गुरिल्ला वारफेयर की बात करते हैं, गुरिल्ला वारफेयर के जनक मराठों को मानते हैं, लेकिन हमारे भीतर, बस्तर के जनजातियों के भीतर ये जो हमारी आदिवासी टुकड़ियां थी, इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को जिस तरीके से लड़ा, जिस तरीके से उन्होंने अरब मुसलमान सैनिकों का उस दौर में सामना किया, जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी बटालियंस का उस दौर में सामना किया, जिस तरीके से उन्होंने राजा की ज्यादतियों का उस दौर में सामना किया, वो तो आश्चर्यजनक है। और तब लाल कालेंद्र सिंह, जो उस समय बहुत जनप्रिय दीवान हुआ करते थे राजा के, उनको हटा करके वामन राव को दीवान बनाया गया। ये वो दौर है जिस दौर में पूरी तरीके से ब्रिटिश यहां आए नहीं थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण बस्तर पूरी तरीके से ब्रिटिश आधिपत्य का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि नागपुर के राजा ब्रिटिश शासन के प्रभाव में थे, इसलिए बस्तर में जो नीतियां बन रही थी उसमें अंग्रेजों का पूरा प्रभाव था। और अंग्रेज जानबूझकर भारत के बस्तर के भीतर भी जो उन्होंने देश के दूसरे भागों में किया कि 2 धर्मों को लड़ाओ, 2 जातियों को लड़ाओ, 2 तरीके के सोचने वालों को लड़ाओ, वो यहां भी वो कर रहे। अन्यथा ऐसा क्यों था कि 2 विभिन्न धर्मों, मतों को मानने वालों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना उनकी बाध्यता रही, और 22 साल तक वो ऐसा करते रहे। और आरोप यह था कि दंतेवाड़ा में नरबली होती है। यहां तक तो एक बात है, लेकिन हम और आप शायद जानते ही नहीं कि अपने ही लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की परिणतियां क्या क्या रही हैं। आज काकतीय शासन या चालुक्य शासन, कुछ मत भिन्नता है। कई इतिहासकार जो 1947 को बस्तर में शासन का अंत हुआ, जो अन्नमदेव से प्रारंभ होकर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव तक की जो वंशावली चली है हमारे बस्तर में राजाओं की, भैरमदेव महाराज के शासन काल में ही बस्तर में अंग्रेज पूरी तरह से काबिज हो जाना चाहते थे। उनके पास एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से राजा को ऐसे किसी गंभीर आरोप में फंसा दिया जाए और उसे पूर्ण रूपेण यह बताकर अपदस्थ कर दिया जाए कि यह अयोग्य है। सबसे सुंदर जो रास्ता था, सबसे सुंदर तरीका यह था कि ये कहो कि बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर में नरबली हो रही है और उसको रोकने में ये राजा अक्षम है। और तब बहुत से गवाह तैयार किए गए। रायपुर से एक टुकड़ी आई शेर खान के नेतृत्व में, यहां आया, उसने दंतेश्वरी मंदिर के इर्द गिर्द खुदाई की, बहुत सारी हड्डियां निकली उसके भीतर से, लेकिन उनमें से मानव हड्डी नहीं थी। जब मानव हड्डियां नहीं निकली तो फिर भी जांच आगे बढ़ती रही, क्योंकि उनको साक्ष्य चाहिए था, तो साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तब एक रास्ता ये चुना गया कि उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे श्याम सुंदर जिया। कहा कि अगर इस व्यक्ति को तोड़ लिया जाए और ये व्यक्ति अगर गवाही दे गए कि हाँ राजा इन अवसरों पर मंदिर के भीतर नरबली देता है, श्याम सुंदर जिया को पकड़ करके जयपुर ले जाया गया। जयपुर ले जाने के बाद उन पर अनंत अत्याचार किए गए। बात भी किया गया कि वो मान ले कि हाँ राजा भैरम देव नरबली कराते हैं, दंतेश्वरी मंदिर में नरबली होती है। लेकिन आश्चर्य यह था कि श्याम सुंदर जिया ने तमाम तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त करते हुए भी अपना मुंह नहीं खोला। और जब मुंह नहीं खोला, ये कि आप यहां देखें कि हम स्वतंत्रता के आंदोलनों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं की वास्तविक विवेचना ये कहती है कि ये भी स्वतंत्रता के आंदोलनों का हिस्सा ही है, क्योंकि ये लड़ाइयां भी उन क्रूर अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी जो अंग्रेज चाहते थे कि हमारा समाज बटे,
धर्मों में बटे, जातियों में बटे, जैसा आज भी बटा हुआ है। और उसके पीछे वो शातिर अंग्रेज ही हैं जिन्होंने हमें इस हाल पर छोड़ दिया है। श्याम सुंदर जिया जब किसी तरीके से, किसी अत्याचार से नहीं टूटे, भूखे प्यासे रहने के बाद की नहीं टूटे, तरह तरह के जुल्म सहने के बाद की नहीं टूटे, तो अंततः उनको रायपुर में जज के सामने प्रस्तुत किया गया, जज फेकिज्म, और उनके सामने श्याम सुंदर जिया ने बयान दिया कि मुझ पर तमाम तरह के अत्याचार किए गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबली नहीं होती है। इस समय तक राजा भैरम देव को अपदस्थ करके रायपुर के गेस्ट हाउस में रख दिया गया था। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे और ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरीके से बस्तर पर अपनी हुकूमत चला रहा था। श्याम सुंदर जिया के इस बयान के बाद जजेस को, कोर्ट को इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, यह अत्याचार हुआ है, यह गलत तरीका अपनाया गया है। राजा को उसके अधिकार वापस दिए गए, हमारे प्रधान पुजारी मंदिर में वापस आए। और ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको हम में से सबको मालूम होना चाहिए और हम सबको गर्व करना चाहिए। ये वही मंदिर है जहां के पुजारी ने जगदलपुर से चल रहा बस्तर रियासत का प्रशासन बचाया था। लेकिन हम सब के बीच ये कहानी गुमनाम है। हम सब भूमकाल को जानते हैं। हम जानते हैं कि बस्तर में से एक नेतानार का एक भुरवा, गुंडाधुर, जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात किया। एक ऐसा आंदोलन जो 2 फरवरी 1910 को अचानक प्रस्फुटित हुआ। तब तो मोबाइल का दौर नहीं था, तब तो सूचना तंत्र ऐसा विस्तृत नहीं था कि अभी हम कहें कि आज 2 बजे हम सब एक जगह पर इकट्ठा होंगे और सब एक साथ 2 बजे इकट्ठा हो जा रहे हैं। तब ऐसा क्यों, कैसे हो गया कि एक ही दिन, एक ही तारीख को, एक ही समय इतनी बड़ी रियासत में एक साथ भूमकाल का आंदोलन आरंभ हुआ। क्योंकि आज मैं केवल दंतेवाड़ा पर बात करने के लिए आया हूं, तो मैं सिर्फ दंतेवाड़ा पर बात करूंगा। यह आंदोलन यहां किस तरीके से प्रभावी हुआ था, क्यों हम कोरिया माझी, जिक्रा पेद्दा जैसे नेताओं को नहीं जानते, जिन्होंने यहां बारसूर में जाकर जमींदार की सेनाओं के साथ सीधे सीधे टक्कर ली और वहां जीत हासिल की। उसके बाद ये विद्रोही दंतेवाड़ा की तरफ आए, लेकिन दंतेवाड़ा एक मजबूत मुकासा था। दंतेवाड़ा से सीधे सीधे टक्कर लेना उनके लिए संभव नहीं हो पाया, तो दंतेवाड़ा की घेराबंदी कर दी गई। लेकिन तब तक आसपास के जो जमींदार थे वो सरेंडर कर रहे थे। कुटरू की जमींदारी में तब निजाम बहादुर, मैं थोड़ा सा नाम जो है समय मैं भूल रहा हूं, उम्र हो गई है, तो उन्होंने विद्रोहियों से समझौता कर लिया। कोंटा, सुकमा और इसके आसपास सब तरफ विद्रोही पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में दंतेवाड़ा को छोड़कर विद्रोही लगभग जो है पूरा परिक्षेत्र अपने पास, अपने कब्जे में लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि यही ईदम, इसी क्षेत्र में 7 फरवरी 1910 को एक बड़ी सभा हुई। उस बड़ी सभा का नेतृत्व खुद विद्रोहिणी राजमाता सुबरन कुंवर कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि उस सभा में गुंडाधुर भी उपस्थित थे और उस सभा में ही अंग्रेजी राज से मुक्ति और मुरिया राज की स्थापना का संकल्प लिया गया था। वो ये जगह गीदम ही थी। लेकिन हम सब अपने ही इतिहास से मुंह चुराकर बैठे हुए हैं, इसलिए अपने गर्व को जानते ही नहीं। हमको और आपको तो गर्व करना चाहिए कि हम जिस स्वराज की बात करते हैं बड़े परिप्रेक्ष्य में, अपने अंचल में अंग्रेजों के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अत्याचारियों के विरुद्ध हम सबने निरंतर आवाज उठाई। और तब जब राजमाता सुबरन कुंवर को यह पता चला कि पंडा बैजनाथ दुराज के दीवान है, जिनको लेकर के बहुत अधिक नाराजगी थी, उनको पकड़, तब पंडा दीवान यहाँ गीदम से होते हुए यहां पर वो स्थिति संभालने के लिए वो कुछ गतिविधि कर रहे थे। जब राज्य के दीवान उस समय गीदम के आसपास थे, जब उनको यह पता चला कि उनकी तलाश में विद्रोही हैं, तो यहां से मद्देड़ निकल गए और मद्देड़ से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ चले गए। ये सब कुछ, इन सभी भूमकाल की गतिविधियों का केंद्र ये था। ये हमारा गीदम, ये हमारा दंतेवाड़ा, और बगल में ही कुआ कोंडा है। मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि ब्रिटिश कालीन वो एकमात्र थाना है जो शायद किसी एनजीओ के पास है और कुछ एनजीओ वहां पर गतिविधि चला रही है। ये वो थाना था
जहां 3 सिपाहियों को विद्रोहियों ने जला दिया था। इस थाने में आग लगाने की कोशिश की गई थी। इस थाने का पूरा स्ट्रक्चर अभी भी सलामत है। कुआकुंडा अगर कोई जाए तो ब्रिटिश कालीन थाना कैसा होता था, उनका लॉकअप तक सुरक्षित है, लॉकअप की जो सलाखें हैं वो तक वहां पर सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि भूमकाल के बहुत कम साक्ष्य बस्तर में उपलब्ध हैं। अगर हम ऐसे छोटे छोटे साक्ष्यों को सुरक्षित संरक्षित कर सके तो आने वाली पीढ़ियां जान तो पाएंगी कि हमारी पीढ़ी ने किस तरीके से कितना बड़ा आंदोलन किया, किस तरीके से उन्होंने अपना गर्व प्रतिस्थापित किया, बस्तर को गौरव दिलाया था। एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबके भीतर कोई ना कोई लिखने वाला बैठा हुआ है। आप सबके भीतर कोई ना कोई ऐसी भावना है जो अपने आप को मुखर करना चाहती है, अभिव्यक्त करने देने के लिए आपको बाध्य करती है। तो उसके लिए आप प्रस्तुत हो। यह आपकी भूमि है, आपकी मिट्टी है, आप सब विद्यार्थी हैं, इस मिट्टी के कर्जदार हैं। मैं अगर आमचो बस्तर, बस्तरनामा जैसी 22 पुस्तकें बस्तर के ऊपर लिख पाया तो केवल इसलिए कि इस मिट्टी का कर्ज था। शायद मैं जीवन भर लिख लिख करके भी ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन ये बात आपको बताना चाहता हूं कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप किसी भी विषय पर हाथ डाले उस पर काम नहीं हुआ है। तो आप सब यहाँ पर अध्येता बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई विषय लीजिए और उस विषय पर काम करना आरंभ कीजिए। ये बस्तर आप सबको पुकार रहा है कि उसकी आवाज कोई भीतर से बने। अगर दिल्ली उसकी आवाज बनेगी तो फिर वही होगा जो 2001 से लेकर लगातार चलता आ रहा है। धीरे धीरे पूरे बस्तर परिक्षेत्र की फिजा बदल रही है। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि इस भूमि को फिर से थामे, फिर से जो है इस भूमि के लिए कुछ करें। वो लोग जो इस भूमि के लिए कर गए, उन्होंने जो काम किया उससे अवगत हो, अपने नायकों को पहचाने और अपने भीतर भी नायकों वाली गुणवत्ता का विकास करें। हम सबके भीतर एक नायक छिपा हुआ है, आइए उसको जगाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूँ टेडेक्स का और जिला प्रशासन का, माननीय कलेक्टर साहब का, संस्था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। अपनी ही मिट्टी में अपनी ही आवाज को बुलंद करने का ये जो अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।